हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी कंस्ट्रक्शन जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा और मैंने क्या-क्या सीखा है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर शुरुआत में देखें तो मैंने एक एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म जॉइन की थी, एज अ साइट इंजीनियर जॉइन किया था, जहाँ पे मेरा रोल था डे टू डे जो साइट एक्टिविटीज़ हैं उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना और साइट पे जो एग्जीक्यूशन है, जो भी अप्रूव्ड प्लान है, जो भी क्लाइंट की प्रायोरिटी है उसके हिसाब से काम करवाना। तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्टर फाइनल किया हुआ था, जो मटेरियल था वो भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। तो मेरा जो रोल था, मटेरियल जब आ रहा है तो उसको अनलोड करवाना, उसको कोऑर्डिनेट करना लेबर्स के साथ, और जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं साइट पे वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके रिजॉल्व करना। और क्योंकि क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से लिंक होती है, तो जो भी दूसरी सर्विसेज के लोग थे, सिविल के थे, इलेक्ट्रिकल के थे, फायर फाइटिंग के थे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी साइट पे इश्यूज आते थे उनको रिजॉल्व करना। मीन्स जो साइट इंजीनियर होता है वो किक ऑफ मीटिंग से काम शुरुआत होती है उसकी, टिल हैंडिंग ओवर तक उसका ख़त्म होता है। और उसके उसके साथ साथ में उसको क्लाइंट के साथ मेजरमेंट साइन करवाना, जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी मेजरमेंट सर्टिफाई करना, साइट पे जो भी चेंजेस हो रहा है उसको डिज़ाइनर के साथ, क्लाइंट के साथ डिस्कस करके अप्रूव करना, उसको एज बिल्ट में कैसे कैप्चर होगा। तो इस टाइप का काम मेरा था। तो ये जो साइट की वैल्यूज़ जो होती थी वो अराउंड 1 CR के आसपास, ये प्योरली फिट आउट टाइप का जॉब होता था। तो स्टार्टिंग में ये रोल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी था और एक्साइटिंग भी था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि अगर आप मोस्ट ऑफ किसी भी इंजीनियर से बात करेंगे ना, अगर वो जब पहली बार साइट पे जाता है तो उसको A1 साइज़ की आप ड्राइंग दे दो, उसे समझ में पहले तो उसको रीड करने में प्रॉब्लम आता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस तरीके से है, तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद क्योंकि साइट पे जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत हेक्टिक होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। लेकिन एक बार अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप एक बार एडजस्ट हो गए, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग रोल है। तो इस टाइप से मेरा एज अ साइट इंजीनियर से जर्नी मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म ज्वाइन की, वो भी एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म ही थी। तो वहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट साइज थे वो सिमिलर टू इसी पहले के हिसाब से थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, जिसमें कुछ जॉब 5 lakhs के भी होते थे, 2 lakhs के भी होते थे और 1 CR के भी होते थे। तो इस छोटे छोटे जॉब होते थे। तो वहाँ पे मेरा रोल एज अ डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन इंजीनियर मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे क्या होता था, आर्किटेक्ट, क्लाइंट, पीएमसी, इंटीरियर डिज़ाइनर से हमारे पास उनके जो आर्किटेक्चर लेआउट आते थे, बेस्ड ऑन लेआउट क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, साइट कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट सिलेक्शन करते थे, बीओक्यू बनाते थे, एस्टिमेट प्रिपेयर करते थे। और उसके और साइट सेल्स टीम जो होती थी उसको सपोर्ट करते थे। सेल्स टीम क्या है, सेल्स टीम क्लाइंट के साथ कॉमर्शियल डिस्कशन करती थी। एक बार जब वो अगर जो प्रोजेक्ट हमें अवार्ड होता था, तो उसके बाद हम लोग सॉफ्ट ड्राइंग प्रिपेयर जो मैं सॉफ्ट ड्राइंग प्रिपेयर करना, उसके बाद मटेरियल ऑर्डर करना, और फिर उसके बाद क्लाइंट से, क्योंकि ड्राइंग आप एक बार सॉफ्ट ड्राइंग प्रिपेयर करके आपको कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और क्लाइंट और ओईएम के साथ उसको अप्रूवल भी लेना होता है। तो ये सब काम मैं करता था। उसके बाद में साइट को जस्ट सपोर्ट करना कि भाई ये ड्राइंग है, इसके हिसाब से काम करना है। अगर साइट पे कोई डिफिकल्टीज आ रही है, साइट पे कोई मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है, तो मीटिंग्स अटेंड करना, इस टाइप के काम मैं वहाँ पे कर रहा था। तो पहले क्या था कि पहले मेरा प्योरली साइट बेस्ड रोल था। तो वहाँ पे साइट पे जो अप्रूव्ड प्लान है आपको उसके हिसाब से काम करना होता है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं डिज़ाइन का काम करने लगा, एस्टिमेशन का काम करने लगा, तो चीज़ों का पता लगा कि भाई यही चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, 3 मेक दिया है तो उसमें ये मेक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट इम्प्लीकेशन है। जो डक्टिंग है 600 बाय 150 का कॉलर लगाया हुआ है, तो छोटा बड़ा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता है। तो जब एग्जिट डिज़ाइन का काम करने लगे तो पता चला कि नहीं, अच्छा ये रीज़न है कि इतनी वेलोसिटी है, इतना सीएफएम है, एक एक जो बारीकियां होती हैं वो पता होती गई। उसके बाद मैंने एक जीसी कॉन्ट्रैक्टर ज्वाइन किया, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जो कि जहाँ पे बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते थे। तो वहाँ पे मैंने एज अ एमईपी इंजीनियर ज्वाइन किया, फॉर टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग वर्क्स के लिए ज्वाइन किया। मेरा जो रोल था वो एचवीएसी से रिलेटेड ही था, क्योंकि मैंने पास्ट में भी एचवीएसी से ही रिलेटेड काम किया हुआ था। तो एचवीएसी से रिलेटेड जो एस्टिमेशन का काम मेरा होता था, जब टेंडरिंग होता था वहाँ पे हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट करते थे, एज अ टेंडरिंग का काम करते थे, जिसको हम लोग प्री टेंडरिंग कहते हैं। तो हम लोग क्या होता था, जो भी क्लाइंट से टेंडर डॉक्यूमेंट आता था उसके हिसाब से एस्टिमेशन प्रिपेयर करते थे, मार्केट से ऑफर्स लेके, बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ डिस्कस करके हम एक स्ट्रेटेजी बनाते थे, और उसके हिसाब से हम लोग एक एस्टिमेट प्रिपेयर करते थे। मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट उसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद उसके फैक्टर ऐड करके, बाकी सर्विसेज की कॉस्ट ऐड करके, बिजनेस जो बीडी टीम होती थी, बिजनेस डेवलपमेंट टीम होती थी, वो क्लाइंट के साथ अपना डिस्कशन करते थे। एक बार अगर वो प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हो जाता था, तो हमें फिर उसके बाद जो हमारे पास टेंडर डॉक्यूमेंट होते थे, उसके बाद
हमें बिजनेस डेवलपमेंट टीम से एक बजट मिलता था कि ये बजट हमें क्लाइंट से मिला हुआ है, तो उस बजट के अंदर हमें काम को अवॉर्ड, वो जो सिमिलर टू जो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट होता था उसी के आसपास होता था। फर्दर अगर कभी कुछ डिस्काउंट दे दिया है तो वो सब माइनस होता था, बट ऑलमोस्ट उसी के आसपास होता था। तो हमारा रोल होता था कि वो बजट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना, जो मटेरियल है वो प्रोक्योर करना, तो क्योंकि वो जो सेविंग्स होती थी वो कंपनी के लिए एडिशनल बेनिफिट होता था। तो हमारा प्री टेंडरिंग, पोस्ट टेंडरिंग, प्री टेंडरिंग में हम लोग एस्टिमेशन करते थे, पोस्ट टेंडरिंग में जो हमने स्ट्रेटजी फाइनल की हुई थी, जो बजट है और साइट कंडीशन, साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते थे। इसमें क्या होता था, कभी कभी मान लीजिए हमने 8 CR, हमने 8 CR हमने डायरेक्ट कॉस्ट हमने कोट किया हुआ था, अब भी हमारा 8 CR का बजट है, तो हम लोग मल्टीपल जो स्ट्रेटजी एक्सप्लोर भी करते थे कि अगर हम लोग हाई साइड के इक्विपमेंट डायरेक्ट प्रोक्योर कर लिए, एक कोई स्पेशलाइज एजेंसी डाल दिए, तो कॉस्ट कितना सेव होता है। तो इस टाइप से हम लोग मार्केट में डिस्कशन करते थे, जो स्ट्रेटजी है वो एक्सप्लोर करते थे, नए नए मैन्युफैक्चरर को एक्सप्लोर करते थे कि अगर कोई बिना स्पेसिफिकेशन डेविएट किए अगर क्लाइंट से कोई अप्रूवल मिलता है तो उससे कॉस्ट बेनिफिट जो होता है, तो ये सब टाइप के काम हम लोग करते थे। और यहाँ के जो प्रोजेक्ट साइज होते थे बहुत बड़े साइज के प्रोजेक्ट होते थे। जैसे कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो मैंने पहला प्रोजेक्ट जो एस्टिमेट किया था वो अराउंड 38 CR के आसपास का प्रोजेक्ट था, वो मैंने एस्टिमेट किया था। वो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था जहाँ पे 4000 TR का चिलर था। तो बहुत ही अमेजिंग वो एक्सपीरियंस था, उसका जो स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना, उसका जो एस्टिमेशन प्रिपेयर करना, मार्केट से ऑफर लेना, फिर तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे उसके साथ क्योंकि मेरा प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था डिज़ाइन का भी एक्सपीरियंस था, तो ज़्यादातर जो आइटम रेट के जो प्रोजेक्ट होते थे वहाँ पे तो प्योरली आप एस्टिमेशन कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन जब आपके पास लमसम प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट आपको बीओक्यू स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग भी देता है और आपको ड्राइंग से क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हमने एक काम ऐसा किया हुआ था जहाँ पे प्योरली हमने पूरा क्वांटिटी जो ड्राइंग से ऑटोकैड से हमने निकाली हुई थी उसके बाद एस्टिमेट प्रिपेयर किया हुआ था। तो ये जो जॉब था वो अराउंड 20 CR के आसपास का जॉब था जहाँ पे पूरी क्वांटिटी हमने ऑटोकैड से निकाली थी। और उसके अलावा अगर देखें तो हमने एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट था जो कि अराउंड 35-36 CR के आसपास का था, तो वहाँ पे एचवी से लेआउट प्रिपेयर्ड था। तो जस्ट हमें क्वांटिटी, क्योंकि कंसल्टेंट ने क्वांटिटी जो दी है, जो हमारी डिज़ाइन बिल्ड टीम ने जो क्वांटिटी निकाली है वो सही है, क्रॉस चेक करने के लिए हमने पूरा एक क्रॉस चेक करने के लिए हमने ऑटोकैड से पूरी ड्राइंग निकाली, ड्राइंग से क्वांटिटी टेक ऑफ किया हुआ था। तो मैं उसमें अगर एक आपको आंकड़ा बताऊं कि जो डक्टिंग की क्वांटिटी थी वो अराउंड 80,000 स्क्वायर मीटर, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्टर के पास करते हैं ना, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फिक्स नहीं होती, वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आपको टेंडरिंग भी करना है, पोस्ट टेंडरिंग भी करना है और साइट को आपको सपोर्ट भी करना है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व करना। लेकिन ये सब जो होता है वो आप रीजनल ऑफिस से करते हैं। मेरा जो सिटिंग थी वो रीजनल ऑफिस में थी, तो मैं रीजनल ऑफिस से ही हम कोऑर्डिनेट करते थे। साइट पे कभी मीटिंग होती थी तो उसके लिए भी जाते थे। जब कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल बिल सेटलमेंट होता था, कभी कभी क्रॉस चेक करने के लिए उनकी क्वांटिटी, उसके लिए भी हम लोग जाते थे। तो इस टाइप से हमारा जो एक्सपीरियंस था, इस टाइप से हम लोग काम कर रहे थे। और जो जीसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसके बाद लगभग 3-3.5 साल से मैं क्लाइंट एंड पे काम कर रहा हूँ। तो बाकी के जो मेरे काम था वो कॉन्ट्रैक्टर साइड पे था, अभी मैं क्लाइंट साइड पे काम कर रहा हूँ। तो पहले ऐसा आप बोल सकते हैं, पहले मैं टेबल के उस साइड काम करता था, बट अभी मैं टेबल के इस साइड से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोल होता है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो भी बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेंडर को सेलेक्ट करते हैं, वेंडर फाइनल करते हैं, जो मटेरियल चाहिए होता है मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हमारा रोल होता है, जिसमें प्योरली हम लोग मैं प्योरली एमईपी देखता हूँ। तो मेरा जो कैरियर का एक आपको पॉइंट बताऊँ, मैंने जो स्टार्ट किया था एचवीसी से किया था। जब मैं जीसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा था तो मैंने वहाँ भी एचवीसी से ही स्टार्ट किया था। बट जैसे टाइम गया वहाँ पे मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, फायर फाइटिंग की, प्लम्बिंग की। तो आप ऐसा है कि आप एक जगह अपने आप को स्टैटिक नहीं रह सकते, टाइम के हिसाब से जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, और क्योंकि आपको भी ग्रो करना है। आप सिर्फ एक सर्विसेज में आप अपने आप को नहीं लिमिट कर सकते हो। एक कोई भी सर्विसेज है जहाँ पे आप मास्टर होने चाहिए, बाकी की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से काम करती है, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, कौन से सप्लायर है। क्योंकि जब क्योंकि उसका एस्टिमेशन में और पोस्ट टेंडरिंग देखता था, तो मुझे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड थोड़ा कम नॉलेज था, बट लेकिन बाकी की जो बैक चीज़ें हैं, बैक एंड पे जो चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड मैंने उसके बारे में सीखा, समझा।
तो वो चीज़ें जो आगे मैं आप कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट करता हूँ बहुत हेल्प होती हैं, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था कॉन्ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस था। तो वो मुझे, अगर मैं आपको बताऊँ कि मुझे कोई हेल्प कैसे होता है, क्योंकि मेरे पास जब कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है और बताता है कि सर इस चीज़ में इतना कॉस्ट जाता है, इतना कॉस्ट जाता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें की हुई है, मैंने फिजिकली किया हुआ है, एस्टिमेशन किया हुआ है, एग्जीक्यूशन किया है, तो मुझे पता होता है, तो मैं उसको क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि भाई नहीं, ये जो तू बता रहा है इतना खर्चा नहीं होगा, इतना होगा, ये इस तरीके से काम नहीं होगा, इस तरीके से काम होगा। और उनका जो पेन पॉइंट भी होता है तो वो भी मैं उसके उसके साथ हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको कैसे आप आगे अपने करियर में यूज़ कर रहे हो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरा जो करियर देखें तो मैंने साइट इंजीनियर से अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट में काम कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। और इसके अंदर जो इसका बेस्ट पार्ट मैं बताऊँ ना, इसके अंदर इतनी एक्टिविटीज़ होती है ना, आप इतने सारे लोगों से डिस्कशन करते हो, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, इसकी जो डाइवर्सिटी है ना वो आपको एकदम अमेज कर देती है। मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर। और मैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोक्योरमेंट में जिस डिपार्टमेंट में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, उसका मैं सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ ना, कि आपको मैनेजमेंट के साथ सीधा इंटरेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर जो डिपार्टमेंट होता है ना, कि आपके थ्रू ही जो भी ऑर्डर्स निकलते हैं तो सब कुछ आपके थ्रू होता है, क्योंकि निगोशिएशन हर एक चीज़ आप ही की टीम करती है। तो इस बीच में जो है ना बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है। तो दोस्तों मेरी इस टाइप से जर्नी रही। आपकी जर्नी कैसी रही, आपने क्या क्या सीखा है, जस्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं भी, आप भी मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस से मैं भी कुछ सीख सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।